प्रदेश में शुरू हुई मुख्यमंत्री संवाद डिजिटल पत्रिका। अब मोबाइल पर मिल पाएगी लोगों को सरकार की हर जानकारी। मुख्यमंत्री से सीधे जुड़ सकेगी प्रदेश की जनता। चंपावत में सांसद अजय टम्टा ने ली अधिकारियों की बैठक। केंद्र सरकार की योजनाओं को समय से पूर्ण करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा, जनता को योजनाओं का दे 100% लाभ। किसानों पर आफत बनी बारिश। बारिश से धान की फसल हुई बर्बाद। किसानों की उम्मीदों पर बारिश ने फेरा पानी। जसपुर में वाल्मीकि जयंती और ईद पर निकलने वाली रैली को लेकर बैठक। अमन कमेटी ने आयोजित की बैठक। सभी समुदाय के लोगों को किया गया था बैठक में आमंत्रित। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राष्ट्रीय सरस मेले का उद्घाटन किया। मेला 6 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक चलेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक खजान दास ने की। इस दौरान उत्तरकाशी में हिमस्खलन और पौड़ी में बारात की बस गिरने की दुर्घटना में मृत हुए लोगों के लिए 2 मिनट मौन रखा गया। इस मेले में देश भर के उत्पादों के स्टॉल लगेंगे। 20 से अधिक राज्यों से स्वयं सहायता समूह अपने स्थानीय उत्पाद के स्टॉल लगा रहे हैं। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि 2025 तक स्वयं सहायता समूहों की आय 2 गुनी करने का संकल्प पूरा होगा। आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर के जसपुर में आगामी त्योहारों के मद्देनजर अमन कमेटी की बैठक हुई। शहर में ईद और वाल्मीकि जयंती पर शोभा यात्रा निकलनी है। बैठक में पुलिस क्षेत्र अधिकारी वंदना वर्मा के साथ दोनों ही समुदाय के लोग शामिल हुए। क्षेत्र अधिकारी ने शोभा यात्रा के दौरान सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की, जिस पर सभी ने सहमति जताई। आगे बढ़ेंगे। चंपावत में सांसद अजय टम्टा की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक हुई। जिला कार्यालय सभागार में हुई इस बैठक में सांसद अजय टम्टा ने केंद्रीय योजनाओं को समय से पूर्ण करने के साथ ही योजनाओं का 100% लाभ जनता तक पहुंचाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। टारगेट क्या है? जो सरकार से चलने वाली सभी योजनाओं का और राज्य सरकार के द्वारा चल रही योजनाओं का भी मॉनिटरिंग की गई। चाहे वो मनरेगा के काम है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल है, पीएमजीएसवाई की रोडों का कार्य है। और अभी आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक रही है और सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारी और हमारे जिलाधिकारी इन सभी लोगों ने आश्वासन किया है कि हम अगले टाइम तक वैसे जनपद की प्रोग्रेस ठीक है, इसमें नो डाउट। आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर जिले में हाल ही में कलेक्टर ने धारा 144 लागू कर पराली न चलाने का आदेश जारी किया था, लेकिन बाजपुर में इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। भारतीय किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष खुद खुली चेतावनी देते हुए पराली चला रहे हैं और आदेश वापस लिए जाने की मांग की जा रही है। किसानों का कहना है कि सरकार का ध्यान फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं पर नहीं है, सिर्फ किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं एसडीएम ने इस मामले में आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की बात कही है। पराली हम जलाएंगे, बगैर पराली जलाए हमारा भला नहीं है। पूरे किसानों को हम मांगे पराली जलाओ, देखें कौन रोकता है। रोकेंगे तो फिर आंदोलन होंगे। जलानी है, सब किसानों कहते पराली जलाओ, तुम देखा जाएगा जो होगा। और जो है इतने धुआं दे रहे हैं, उनकी तरफ किसी का ख्याल नहीं है। काला धुआं जो है पूरे कई एकड़ों में फैल जाता है। इसका जो धुआं है, ये फैक्ट्रियाँ जो इसकी लोहे की फैक्ट्री चल रही हैं, निरा धुआं उगल रही हैं, बर्बाद कर रही। लोगों की आंखें अंधी हो रही हैं, उनकी तरफ तो ख्याल नहीं है। किसानों के ऊपर सारा बोझ डाल रहे हैं कि धुआं है। धुआं कहाँ? धुआं पराली का सफेद धुआं है। माननीय एनजीटी के आदेश पर जिलाधिकारी महोदय ने एक आदेश किया है कि पोल्यूशन को दृष्टिगत रखते हुए पराली, जो धान की पराली, उसको प्रतिबंधित किया जाए। तो इस संबंध में धारा 144 लगाई है। माननीय न्यायालय के और जिलाधिकारी महोदय के आदेश का कंप्लायंस हम सबको करवाना है और पुलिस को भी करवाना है, हमें भी करवाना है, दिखवाना है। और जो किसान संगठन है या किसान है,
उनको भी उसकी कंप्लायंस करना है, क्योंकि पोल्यूशन जो है किसी को देख कर पूछ के नहीं जाता या ना नुकसान करता है। आगे बढ़ेंगे। जसपुर से खबर है, जहां उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है। बारिश के कारण किसानों की धान की फसल बर्बाद हो गई है। ऊधम सिंह नगर में बीती रात हुई बारिश ने किसानों की टेंशन बढ़ा दी है। किसानों के खेतों में पानी भरने से धान गलने का खतरा बना हुआ है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि खेतों पर निर्भर रहने वाले किसान भूखमरी की कगार पर आ गए हैं। आज की वर्षा रात की हुई है, लगभग 40% नुकसान इस समय हो गया और ये लगातार वर्षा होती रही तो फसल धान की जैसे पिछले वर्ष नुकसान हुआ है, इस वर्ष भी उसी आपत्ति के रूप में खड़ी है। किसान तो इस समय परेशान है, सारी फसल तैयार करके आया है और मुआवजे की तौर पर रख बैठा है और इस समय तो नुकसान ही नुकसान है। अपने खेत का जो है पानी का जो निकास है वो उचित रखें, खेत में पानी ना भरने दें और उसकी जो है पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से रखें भैया। और जिसका धान पक गया है वे जो है काट के अपना पुराली भी गलेगी, उसके बाद जो है जो धान पड़ा हुआ है उसमें अंकुरण हो जाएगा, जिससे उसका चावल नहीं बनेगा। अधिक पानी भर जाता है तो एक फुंसा सा होता, बीमारी आने का खतरा रहता है, जिसमें रातों रात जो है खेत सूख जाते हैं। पानी ना भरने दे, उसकी जो ऐसी व्यवस्था कर ले हमने खेत की। और यदि भर रहा है तो अगर जो ढालदार खेत है तो नीचे को जो है उसका पानी निकाल दो। आगे बढ़ेंगे। देहरादून से खबर है, जहां वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल से पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड और पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम पुरस्कार मिलने पर बधाई दी। इस दौरान डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड के नैसर्गिक स्थलों और पर्यटन क्षेत्रों को देश और विश्व में पहचान मिलेगी। ये सम्मान उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है। आगे बढ़ेंगे। लक्सर दौरे के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई लोकहित कार्य योजनाओं की घोषणा की थी। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इसे लेकर डीएम से सभी विभागों की कार्य प्रगति रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद डीएम ने लक्सर के उप जिला मजिस्ट्रेट को इससे जुड़े कई विभागों और कार्यदायी संस्थाओं की कार्य योजनाओं की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणाएं हैं उसको लेकर के कई विभागों में जो घोषणाएं हुई हैं उसका डिटेल शासन में नहीं जाने के कारण उनका अनुपालन नहीं होने के संबंध में आख्या मांगी गई है। उसमें जिन विभागों से संबंधित घोषणाएं हैं उनको यहाँ से निर्देशित किया गया कि तत्काल वो अपनी सूची उपलब्ध कराएं, ताकि उस सूची को नियमानुसार शासन तक उपलब्ध कराई जाए, ताकि उन घोषणाओं का अनुपालन हो सके। रामनगर एनएच 309 पर भवानीगंज में एक शराब दुकान में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करना पड़ी। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। इस अग्निकांड में लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। कारण का तभी नहीं पता चला, इसको आकलन चल रहा है, लेकिन हमको जब सूचना मिली है तुरंत मैं 2 गाड़ी लेके यहाँ पहुंचा। अगर हम लोग समय पर ना पहुंचे तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। आगे बढ़ेंगे। देहरादून से खबर है, जहां विधानसभा अध्यक्ष रितु खंजूरी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की प्रगति को लेकर बैठक की। मुख्य सचिव एसएस संधू और डीजीपी अशोक कुमार इस बैठक में शामिल हुए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें कई विषयों पर जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस को पूरी तरह से सतर्क रहने को कहा और बताया कि कानून व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध नियंत्रण में किसी तरह की लापरवाही न बरतें। साथ ही उन्होंने प्रदेश में चल रही विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी ली और विशेष तौर पर कोटद्वार के विकास में आड़े आ रही समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। आगे बढ़ेंगे। मौसम विभाग ने चंपावत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसको लेकर जिला अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों में 1 दिन के अवकाश की घोषणा की है। साथ ही सभी आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। वहीं नरेंद्र सिंह भंडारी ने सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने और मोबाइल ऑन रखने के आदेश दिए हैं। वहीं उन्होंने सभी जनपद वासियों को सुरक्षित स्थानों में रहने और यात्रा के दौरान सतर्कता बरतने की अपील की है।
पिरान कलियर में दरगाह साबिर पाक का उर्स चल रहा है। उसमें शामिल होने के लिए लाहौर एक्सप्रेस ट्रेन से पाकिस्तानी जायरीनों का एक जत्था रुड़की पहुंचा। जत्थे में 150 जायरीन शामिल हैं। रेलवे स्टेशन पहुंचने पर सभी जायरीनों का पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों और गणमान्य लोगों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इसके बाद जायरीनों को बस से कड़ी सुरक्षा में कलियर उर्स के लिए रवाना किया गया। ये जायरीन कलियर उर्स में रहकर साबिर साहब की जियारत करेंगे। पाकिस्तानी जायरीनों के आने की संभावना है। इसके लिए सारी व्यवस्थाएं की गई है। काफ़ी समय से बंद पड़े रहने की वजह से ये काफ़ी ख़राब हालत में था। इसको पिछले 1 महीने में पूरी तरह से दुरुस्त कर उनके रहने की व्यवस्था यहाँ पे कर दी गई है और सभी व्यवस्थाएं उनके लिए उपलब्ध करा दी गई। आगे बढ़ेंगे। लक्सर में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। रॉबिन त्यागी और हर्षित त्यागी नाम के 2 युवकों ने करीब आधा दर्जन युवकों से निजी कंपनी में उच्च पद पर नौकरी दिलाने के बहाने लाखों रुपए ऐंठे। साथ ही उनका विश्वास जीतने के लिए फर्जी नियुक्ति पत्र भी दिया। जब युवक ये पत्र लेकर कंपनी पहुंचा तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। ये खेड़ी खुर्द का शहनवाज है। इसके द्वारा आरोप ये लगाया गया है कि जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में नौकरी लगाने के लिए त्यागी और गोविंद त्यागी द्वारा पैसे 2,45,000 लिए गए। जब वो लेटर में दे दिया गया ज्वाइनिंग लेटर। जब ज्वाइनिंग लेटर लेकर गए थे तो उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा ऐसा कुछ नहीं। तो उनके द्वारा थाने में आकर उनके खिलाफ अभियोग दर्ज कराया गया है। इसमें विवेचना जारी है। विवेचना जो होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। धम सिंह नगर के जसपुर में 1 अक्टूबर से सरकारी केंद्रों पर धान खरीदी शुरू हो गई है, जो 31 जनवरी तक जारी रहेगी। मंडी परिसर में किसानों की सुविधा के लिए 3 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जबकि पूरे जसपुर में इसके लिए 20 केंद्र बने हैं। किसान अब निजी काश्तकारों और राइस मिलों को छोड़कर सीधे मंडी लेकर पहुंच रहे हैं। खाद्य अधिकारी ने बताया कि निर्धारित मूल्य 2040 और ग्रेड ए के लिए 2060 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। क्रय केंद्रों पर इस बार 70,000 क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। जो सीजन चालू होता है वो 1 अक्टूबर से लेकर 31 जनवरी तक 2023 तक चलेगा। इस बार जो धान खरीद का हमारे यहाँ पे 3 सेंटर लगे हुए हैं। मंडी में ही खाद्य विभाग के 3 क्रय केंद्र लगे हुए हैं, जिसमें टोटल टारगेट हमारा 70,000 कुंटल का दिया गया है। जसपुर पूरे ब्लॉक में 20 सेंटर लगे हुए हैं। 20 क्रय केंद्र, सरकारी क्रय केंद्र खोले गए हैं, जिन पे कि धान खरीद चालू हो चुकी है। पिछली बार की अपेक्षा कॉमन पे भी 100 रुपये की बढ़ोतरी है और ग्रेड ए पे भी 100 रुपये की बढ़ोतरी है। 2040 कॉमन का रेट है और 2060 धान ग्रेड ए का रेट है। देहरादून में बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है और कांग्रेस देश में भी अस्तित्व के लिए लड़ रही है। पंचायत प्रतिनिधियों के बीजेपी में शामिल होने पर कहा कि पंचायत प्रतिनिधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री धामी के कामों से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। केंद्र सरकार की ऐसी कई योजनाएं हैं जिनका लाभ सभी वर्गों को मिला है। लालकुआ में सेंचुरी पेपर मिल के खिलाफ पिछले 72 दिनों से स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन श्रमिकों का जारी है। वहीं 11वें दिन भूख हड़ताल पर बैठे श्रमिकों के इस आंदोलन में पूर्व विधायक नवीन दुमका ने आंदोलनकारियों को समर्थन देने के लिए वो पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में बढ़ाने के लिए एकजुटता के साथ सबका समर्थन मिल रहा है। इसमें सेंचुरी वर्कर्स यूनियन अध्यक्ष DN सुयाल, कई ग्राम प्रधानों सहित किसानों, मजदूरों का समर्थन मिल रहा है। ऐसे में प्रबंधन को श्रमिकों की समस्या का समाधान करना ही होगा, नहीं तो सेंचुरी पेपर मिल के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। श्रमिकों के, किसानों के हितकारी लोग प्रारंभ से यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं। अपना ये 72वां दिन है। इस समर्थन को और तेज धार देने के लिए, इसको व्यापक करने के लिए, इसको भविष्य में जन आंदोलन में बदलने के लिए मैं भी आज यहाँ पर 10 बजे से 4 बजे तक धरने में हूँ। कल भी बैठूँगा। बहुत सारे ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, कोयला खनन संघर्ष समिति के लोग, किसान नेता, कोऑपरेटिव सेक्टर के नेता,
अन्य समाज के अलग अलग जगहों से अलग अलग प्रतिनिधि यहाँ पर एकत्रित हुए और इस आंदोलन को समर्थन दिया। सेंचुरी मैनेजमेंट अगर जिद से नहीं हटता है और इनकी बात को सुन करके कोई सम्मानजनक रास्ता नहीं निकालता तो हम सब के अनुभव एकत्रित होकर के सेंचुरी मैनेजमेंट को सबक सिखाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। कालाढूंगी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में यूं तो हमेशा स्वास्थ्य उपकरणों की कमी खलती रहती है, लेकिन इन दिनों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के पद पर सुधीर कन्याल की नियुक्ति की गई है, जिसके बाद अस्पताल की हालातों में लगातार सुधार देखा जा रहा है। वहीं यहां मरीजों की संख्या में इजाफा भी हो रहा है। इसी के साथ ही अस्पताल के प्रति क्षेत्रीय लोगों का विश्वास भी बढ़ा है। 5-6 महीने से कालाढूंगी जो अस्पताल है उसमें काफ़ी सुधार आया है। यहाँ पर डॉक्टर सुधीर कन्याल जो हैं उनके प्रति लोगों में काफ़ी विश्वास है और ज़्यादातर मरीजों जो पहले अस्पतालों में मरीज जो हैं नदारद रहते थे, आज काफ़ी संख्या में मरीजों का आना जाना बढ़ा है। लगभग रोज़ जो है 200 मरीजों के करीब जो है आते हैं अस्पताल में और उन्हें दवाएं वगैरह जो हैं मिलती हैं। साथ ही जो जांचें हैं वो भी हो रही है अस्पताल में। पूर्व में देखा जाए तो इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बहुत हालत खराब थी, लेकिन वर्तमान में माननीय विधायक श्री बंसीवत के प्रयासों से वहाँ पर बहुत ही कार्य हुए हैं और वर्तमान में बहुत ही जल्दी यहाँ पर एक अल्ट्रासाउंड मशीन का भी जहाँ तक ख्याल है 2-3 महीने के अंदर में हो जाएगा। विधायक जी के प्रयासों से इस अस्पताल की बहुत दशा सुधार हुई है और आगे भी इस अस्पताल की दशा का सुधारने का कार्य किया जाएगा। अब वर्तमान में वहाँ पर जो चिकित्सक हैं वो भी जनता की कसौटी पर खड़े उतरे हैं, जनता उन पर विश्वास करिए क्योंकि हमेशा वो जनता के लिए कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। ये लगभग 8 महीने पूरे हो गए हैं इस हॉस्पिटल में। मतलब 150-200 पेशेंट है, 150 से 200 पेशेंट पर डे इस हॉस्पिटल में। हाँ, दवाइयाँ हैं अंदर जितनी जो है, जो बेसिक दवाइयाँ हैं। भाजपुर में किसान पराली नहीं जलाने के आदेश का विरोध कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने जिलाधिकारी के नाम एसडीएम राकेश तिवारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसानों ने पराली जलाने की अनुमति देने की मांग की है। दो मसले, एक तो धानों की तलाई, वो तो कह रहे हैं एसडीएम साहब के शुरू हो गई है क्योंकि यहाँ खटीमा और सदारगंज में शुरू होगी कल परसों की और यहाँ आज हुई है, इसलिए हम आए थे। वो कह रहे वो धानों की तलाई शुरू हो गई है, चलो ये तो अच्छा हो गया। बाकी रही पराली की बात, पराली जो है उधर धान कट गया, अभी एकदम ऑर्डर पता नहीं कहाँ से आ गया डीएम साहब कहो कि ये पराली नहीं जलाएंगे। पराली नहीं जलाने किसान क्या करेंगे? खेत बिल्कुल नहीं जोतता बगैर पराली के जलाए के। यहाँ तो हमें मशीनें दें जो पंजाब में दी हुई हैं मशीनें, या हमें सब्सिडी दे, दोगुना तेल खर्च होता है उसमें अगर नहीं पराली जलाते तो। किसान का भला तभी होता है पराली जलाने में, नहीं तो बहुत खर्चा बढ़ जाता है। तो हमने ज्ञापन दिया है, तो वैसे तो डीएम साहब ने कह दिया कि हम किसानों को परेशान नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे। बागेश्वर नगर में विभिन्न मांगों को लेकर नौजवानों ने युवा महासंग्राम रैली निकाली। इसके बाद युवाओं ने तहसील परिसर में धरना दिया और प्रदर्शन भी किया। युवाओं का कहना है कि सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार की जांच की जाए और अंकिता हत्याकांड की सीबीआई से जांच कराई जाए। युवाओं ने कहा कि अगर मांगे शीघ्र पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। निकलते आ रहे हैं तो लगातार पूरे प्रदेश में महिला उत्पीड़न किया जा रहा है। अंकिता हत्याकांड कहें या जगदीश हत्याकांड, ये लगातार बीजेपी के लोगों का इन हत्याकांडों में होना और पूरे प्रदेश में जितनी भी भर्तियां हुई हैं उन भर्तियों का जो खुलासा हो रहा है, उनमें जो घोटाला साबित होते आ रहा है, इसमें लगातार ही कहीं न कहीं बीजेपी का संलिप्त होना पूरे उत्तराखंड को समस्या करने वाली घटना है, जिसके विरोध में आज यहाँ पर सभी युवाओं ने और सभी संगठनों ने मिलकर एक सामूहिक जन आक्रोश रैली निकाली गई है, जिसमें हम सब की ये मांग है कि जल्द से जल्द इन सब घटनाओं पे, इन सभी भारतीयों और जो ये हत्याकांड हुए हैं इन पे सीबीआई जांच कर जल्द से जल्द न्याय। कोटद्वार में नगर निगम ने व्यापारियों के 2 ओवरलोड ट्रक पकड़ लिए हैं, जिसके बाद गुस्साए व्यापारियों ने सड़क पर लंबा जाम लगा दिया।
वहीं नगर निगम के दफ्तर में ताला जड़ दिया। व्यापारियों ने उप जिला अधिकारी को भी धमकी दी है। व्यापारियों का कहना है कि निगम ने जबरन ट्रक को पकड़ा है। जब तक ट्रकों को छोड़ा नहीं जाएगा तब तक जाम लगा रहेगा। तो कोटद्वार में नगर निगम ने व्यापारियों के 2 ओवरलोड ट्रक पकड़ लिए हैं, जिसके बाद गुस्साए व्यापारियों ने सड़क पर लंबा जाम लगा दिया। नगर निगम के दफ्तर में ताला जड़ दिया। व्यापारियों ने उप जिला अधिकारी को धमकी भी दी है। व्यापारियों का कहना है कि निगम ने जबरन ट्रक पकड़े हैं। जब तक ट्रकों को छोड़ा नहीं जाएगा तब तक जाम लगा रहेगा। कार्रवाई मैंने पहले ही बताया, जो कार्रवाई जिस तरह से की जानी है उसी स्तर के अधिकारी को इसमें लगाया जाए, उसको रहेगा। और उसमें दोनों स्तर से अधिकारियों से वार्ता की जाएगी। अगर वास्तव में गड़बड़ियां हैं, गलत तरीके से काम किया जा रहा है, तो डेफिनेटली जो भी उसका परिणाम होगा उसको भुगतना पड़ेगा। देहरादून से खबर है, जहां 4 धाम यात्रा इन दिनों अपने अंतिम पड़ाव पर है। विजयदशमी के पावन पर्व पर शीतकाल में 4 धाम के कपाट बंद होने की तिथि घोषित हो गई है। अन्नकूट पर्व यानी 26 अक्टूबर को गंगोत्री धाम के कपाट, भाई दूज को यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। वहीं 19 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद हो जाएंगे। इस साल 3 मई से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हुई थी, जिसमें अब तक 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। विजयदशमी के अवसर पर कपाट बंद होने की प्रक्रिया होती है और तिथि निश्चित की जाती है। इस वर्ष केदारनाथ धाम जी के जो कपाट हैं वो 26 अक्टूबर को भैया दूज के अवसर पर प्रातः 8 बजे करीब बंद होंगे और बद्रीनाथ जी के कपाट 19 नवंबर को अपराह्न 3:30 बजे के लगभग बंद होंगे। 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण भी है और सूर्य ग्रहण के कारण जो सभी धाम है उन धामों में कपाट पूरी तरीके से बंद रहेंगे। हवन यज्ञ इत्यादि पूजन के उपरांत ही कपाट खुले जाएंगे। तिरुपति बालाजी की तर्ज पर केदारनाथ धाम में व्यवस्थाएं बनाने के लिए बद्री केदार मंदिर समिति और तिरुपति बालाजी ट्रस्ट के बीच एमओयू होना है, लेकिन तीर्थ पुरोहित इसका विरोध कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि तिरुपति बालाजी और केदारनाथ मंदिर में बड़ा अंतर है। जहां केदारनाथ मंदिर 12,000 फीट की ऊंचाई पर है, वहीं तिरुपति बालाजी मैदानी क्षेत्र में है। ऐसे में तिरुपति बालाजी एक्ट को केदारनाथ धाम में लागू किए जाने का तेजी से विरोध किया जाएगा। जो मंदिर है उसके एक्ट का कॉपी करके केदारनाथ में लाया जाएगा और उसी के तर्ज पर केदारनाथ का जो मंदिर है, केदारनाथ की जो व्यवस्थाएं हैं वो चलेगी। तिरुपति और केदारनाथ में बहुत ज़्यादा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। तिरुपति का एक्ट केदारनाथ से बिल्कुल भी मेल नहीं खाएगा और ना ही हम लोग जो है इसको होने देंगे। इसका हम लोग देवस्थानम जैसा ही विरोध करेंगे। तीर्थ पुरोहित बहुत विरोध करेंगे और जोरदार विरोध करेंगे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।